पर फेसबुक लाइव के साथ हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज की खबरों के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। आज जो सबसे बड़ी खबर है दिन की वो गाजियाबाद से पत्रकार विक्रम जोशी से जुड़ी हुई है। पत्रकार विक्रम जोशी का रात में निधन हो गया। 3 बजे के आसपास उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे थे। दरअसल उससे एक दिन पहले सोमवार को बदमाशों ने सीधे उनके सिर पर गोली मारी थी। और आपको पता है कि बदमाशों के टारगेट पर विक्रम जोशी क्यों आए थे? क्योंकि विक्रम जोशी ने अपनी भांजी से छेड़खानी की शिकायत इन बदमाशों की पुलिस से की थी। ये जो बदमाश हैं ये दरअसल इलाके के ही लड़के हैं। वो इलाका गाजियाबाद का जहां पर पास में ही विक्रम जोशी का घर, पास में ही विक्रम जोशी की बहन का घर, उनकी भांजी से यही इलाके के मोहल्ले के लड़के जो हैं वो छेड़खानी करते थे। और इसकी शिकायत परिवार की तरफ से पुलिस को कई बार पहले भी की जा चुकी थी। मार्च के महीने में भी की गई थी। करीब 1 साल से ये मामला खिंच रहा था। अभी ताज़ा मामला जो है वो विक्रम जोशी ने खुद पुलिस से शिकायत की थी इन लड़कों की, और इन लड़कों ने इसी बात का बदला विक्रम जोशी से लिया। सीधे विक्रम जोशी पत्रकार के सिर पर गोली मारकर और कैसे निशाना बनाया आपने देखा ही होगा वो वीडियो। वो सीसीटीवी की जो तस्वीरें हैं वो आम हैं। एबीपी न्यूज़ पर भी हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को कि अपनी स्कूटी से अपनी 2 बेटियों को बिठाकर लेकर जा रहे थे। अपनी बहन के घर से ही वापस अपने घर जा रहे थे। रात का समय था, 10 बजे के आसपास का। एक बेटी उनकी छोटी 5 साल की और दूसरी थोड़ी बड़ी बच्ची उनकी, दोनों बेटियां उनके साथ वापस घर लौट रही थी। और तभी बदमाश उन्हें रोकते हैं, उनको घेर कर सीधे उनके सिर पर गोली मारते हैं। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? जो बड़ी बेटी थी उनकी वो तो वहीं टूट सी गई। पिता के शव के पास, पिता घायल थे उस वक्त, तो उनके पास बैठकर वहीं पर उसे कुछ समझ भी नहीं आया, रोने बिलखने लगी। और जो छोटी बेटी थी वो पैदल चलते चलते अपनी बुआ के घर पहुंची, मतलब वही विक्रम जोशी की जो बहन थी जिनकी बेटी के साथ ये छेड़खानी का मामला चल रहा था, वो उनके घर पहुंची और उसने वहां जाकर कहा पापा को किसी ने गोली मार दी। जरा सोचिए आप, 5 साल की छोटी सी बच्ची उस रात के सन्नाटे में कैसे अपनी बुआ के घर पहुंची और उसने जाकर ये इत्तला दी। और जैसे उसने इत्तला दी तो परिवार के बाकी लोग मौके पर पहुंचे, फौरन ही अस्पताल लेकर जाया गया, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। और पत्रकारों में जब ये खबर सामने निकल कर आई तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी आक्रोश था। सवाल पूछे गए कि साहब ये क्या सिस्टम बना रखा है, ये क्या निज़ाम है? क्योंकि सीधे कटघरे में परिवार की तरफ से यूपी पुलिस को खड़ा किया जा रहा है। परिवार ये कह रहा है कि वो जो चौकी इंचार्ज थे उनसे खुद विक्रम जोशी ने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कह दिया साहब मेरी तो अभी तबीयत ख़राब है जोशी जी, सुबह बात करते हैं आपसे। बिल्कुल परिवार की शिकायतों की कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही थी। अनसुना पुलिस की तरफ से किया जा रहा था परिवार की इन शिकायतों को, और इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पत्रकार विक्रम जोशी को। हालांकि अब इस घटना के बाद यूपी सरकार, योगी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मदद, उनकी पत्नी को नौकरी और साथ ही बच्चों की शिक्षा मुफ्त करने का, 2 बेटियां हैं पत्रकार विक्रम जोशी की, ये कदम उठाया गया है यूपी सरकार की तरफ से। और वो जो चौकी इंचार्ज जिन्हें लेकर सवाल उठा रहा है परिवार, जिन्हें कटघरे में परिवार खड़ा कर रहा है, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि साहब क्या इस सिस्टम को झकझोरने के लिए, क्या इस सिस्टम को जगाने के लिए विक्रम जोशी जैसे लोगों को मरना पड़ेगा? तब जाकर ये सिस्टम एक्टिव होगा, तब जाकर ये सिस्टम में आपकी सुनवाई होगी। एक आम इंसान क्या करेगा? एक आम इंसान है, उसका अपना घर परिवार है, उसके घर की अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत है तो सिस्टम है ना, देश का संविधान है ना कि अगर नागरिक को दिक्कत होती है, सुरक्षा का कोई मुद्दा आता है तो साहब पुलिस के पास जाइए, आप, पुलिस है आपकी मदद के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है कि पुलिस साहब सोती रहती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विक्रम जोशी का परिवार कह रहा है। वो विक्रम जोशी जिनकी 34 साल की उम्र में मौत हो चुकी है क्योंकि बेरहमी से गुंडों ने उनकी हत्या कर दी, सीधे उनके माथे पर गोली मारी। उनकी खता गुंडों की नजरों में ये थी कि साहब हमारी शिकायत कर रहे हो पुलिस में। इस बात का बदला लिया गया पत्रकार विक्रम जोशी से, निर्मम तरीके से, कहते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये कर चले गए वो गोली, सीधे सिर पर गोली मारकर चले गए। और कब? जबकि वो शख्स अपनी 2 छोटी बेटियों को अपनी स्कूटी पर बिठाकर बहन के घर से वापस अपने घर लौट रहा था। मामला अब सियासी तौर पर भी गर्मा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इस पूरे मामले पर कि साहब आप इसे कौन सा राज कहोगे।
ये जंगल राज है या कौन सा राज है? इस तरीके के सवाल जो है वो जो विपक्षी दल हैं वो पूछ रहे हैं। तो एक तो ये घटना थी और मुझे लग रहा था इस घटना पर इसलिए बात ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि देखिए आज एक और भी सामने आया है, आंकड़े को भी आपको समझना चाहिए। ये जो इलाके के लड़के थे, मोहल्ले के लड़के थे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि सब बेरोजगार थे। ये सब बेरोजगार और इसी तरीके से गलत तरीके के काम करते थे। पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, इनको पुलिस की तरफ से छूट मिली हुई थी, इनकी कोई साठगांठ थी। ये सब जांच का विषय है ना, पता चलना चाहिए कि आखिरकार चक्कर क्या है, क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। क्या ये घूस दे रहे थे पुलिस वालों को? क्या इन्होंने पुलिस वालों के साथ कोई सेटिंग कर रखी थी? ये सब सच कैसे सामने निकल कर आएगा? तभी तो सामने निकल कर आएगा जब इस बात की जांच होगी। जब मौका होता है जांच करने का, जब मौका होता है अपराध को कहीं ना कहीं जड़ में ही कुचल देने का, तब हम नहीं करते हैं। हम सपोलों को सपोले रहते नहीं कुचलना चाहते हैं, हम उनको अजगर बना देते हैं। और फिर जब एक दिन विकास दुबे का नाम सामने निकल कर आता है, फिर हम कहते हैं साहब ये कैसे हो गया, विकास दुबे कैसे बन गया। लेकिन जिस समय ये प्रक्रिया चल रही होती है तब हम में से कोई नहीं जागता है, तब हम सब सोते रहते हैं। हम सब बस अगर विपक्ष में है मान लीजिए तो हम सीधे अटैक करेंगे, अगर सत्ताधारी पार्टी हैं हम तो फिर हम अपने आप को बचाएंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है उसकी जड़ में हम में से कोई नहीं जाना चाहता कि भाई आम आदमी है, आम आदमी की सुरक्षा का जिम्मा है, आम आदमी अपना वोट देता है, सरकार चुनता है, इसीलिए तो चुनता है कि सिस्टम सही से चले, सरकार का इकबाल इतना बुलंद हो कि जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हो, सरकार का इकबाल इतना बुलंद हो कि जो पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन करे। ऐसा होता हुआ क्या नजर आ रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गाजियाबाद की घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, और इसी तरीके से मौत जो है औरत की भी हो गई है। सफिया, याद है आपको? ठीक ही महिला थी, उस महिला ने लखनऊ में जो सत्ता का गलियारा है उसके सामने सड़क पर अपने आप को आग लगा ली थी, और सफिया के साथ साथ उसकी बेटी गुड़िया भी थी। दोनों माँ बेटी ने खुद को आग लगा ली थी। शुक्रवार का ये मामला है। आज सफिया ने भी दम तोड़ दिया। अच्छा, वहाँ भी यही शिकायत थी। वहाँ ये जो पीड़ित हैं दोनों महिलाएं, ये कह रही थी कि पुलिस में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। समझिए आप इस कनेक्शन को। गाजियाबाद में क्या हुआ? गाजियाबाद में पत्रकार की मौत हो गई, गाजियाबाद में पत्रकार को बदमाशों ने मारा, ठीक है। लेकिन परिवार क्या कह रहा है? परिवार कह रहा है ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में उन दोनों महिलाओं ने खुद अपने आप को आग लगाई, आत्मदाह की कोशिश की थी शुक्रवार को, बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और सफिया की मौत हो गई आज। वहां वो महिलाएं भी यही कह रही थी कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से तो वो पहुंची थी कि काश सुनवाई हो जाए। सत्ता के गलियारे में पहुंचकर उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। हालांकि उन महिलाओं की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इतना वक्त क्यों लग रहा था, ये तमाम सवाल अपनी जगह खड़े रह गए। और इस आत्मदाह की कोशिश के अगले ही दिन, मतलब आत्मदाह की कोशिश महिलाओं ने शुक्रवार को की थी और शनिवार को पुलिस के आला अधिकारी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बता रहे थे देश को कि साहब ये जो आत्मदाह की कोशिश थी ना, ये दरअसल चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं ये कह रही हूँ कि साहब राजनीतिक षड्यंत्र था, आप बेनकाब कीजिए, बहुत बढ़िया काम है, बेनकाब करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई ये राजनीतिक षड्यंत्र रचने की गुंजाइश हो रही है, आखिरकार क्यों सुनवाई हो नहीं पा रही, इतना वक्त क्यों लग जाता है कि जो पीड़ित होता है उसको लगता है कि इस बेबसी से बेहतर है कि मौत को गले लगा लिया जाए। ये वो प्रश्न हैं जो इन समस्याओं के मूल में हैं, जिनका कोई तो जवाब दे। इतनी बेबसी क्यों है, इस सवाल का कोई जवाब देगा? अच्छा, मैं आपको ये भी बता रही थी कि ये सारे लड़के जो आरोपी हैं विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या के, ये सब इलाके के बेरोजगार बताए जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये मुझे आपसे बात करनी चाहिए। हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं ये बात करूंगी आपसे या मैं ये बात आपसे नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए। मैं आपसे बहुत पारदर्शिता बरतती हूँ बात करने में। देखिए, ये जो लड़के थे इनमें रवि भी है, इन लड़कों में एक आकाश बिहारी भी है, इन लड़कों में कोई छोटू भी है, इन लड़कों में एक कमालुद्दीन का बेटा भी है। और इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे ना तो आप एक कोशिश देखेंगे, और वो कोशिश ये कि इन अपराधियों को कैसे धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं चिन्हित करने की कोशिश की जाए। मुझे ये बताइए कि कमालुद्दीन का बेटा
कमालुद्दीन का बेटा मतलब मुस्लिम होगा, ठीक है ना। आप साहब उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद क्यों कर रहे हैं? क्या एक अपराधी को उसका धर्म देखकर आप उसके साथ बर्ताव करेंगे? क्या मतलब है एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसमें ज़बरदस्ती के धर्म के एंगल ढूंढने की? उसमें कुल 9 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए, उनमें से 5 के खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। और हमारा जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो पूरा नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कि इस मामले को किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की शक्ल दे दो। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है साहब। पत्रकार था वो, उसका नाम विक्रम जोशी था, वो अपनी भांजी से छेड़खानी का विरोध कर रहा था। उसकी भांजी से जो छेड़खानी कर रहे थे उसमें रवि भी था, उसमें आकाश बिहारी भी था, उसमें छोटू भी था, उसमें वो कमालुद्दीन का बेटा भी था। ये मैं नहीं कह रही, ये उस पत्रकार विक्रम जोशी बहन है ना जो रो रही हैं, बक रही हैं। इन्हें लग रहा है कि बताओ, उनकी बेटी को बचाने के लिए उनके भाई ने अपनी जान दांव पर लगाई और जान गंवा दी उनके भाई ने। वो बार बार बेहोश हो रही हैं और जब होश में आ रही हैं तो वो ये तमाम जानकारियां मीडिया को दे रही हैं। लेकिन इस मौके पर भी लोग किस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो भाई? क्या क्या मिलेगा आपको? साफ मिल जाएगा अगर आप अपराधियों को इस तरीके से हिंदू मुस्लिम बताकर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं धर्म का रंग देने की कोशिश करोगे। तो आप तो मुझे ये बताओ कि जो अपराधी है उसको क्यों बचाया जा रहा था? बार बार जब पत्रकार उनके नाम लेकर शिकायत कर रहा था तो उसकी शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा था? वो जो चौकी इंचार्ज था गाजियाबाद में, वो क्यों सो रहा था? वो जो पुलिस थी गाजियाबाद में जिसके पास जाकर परिवार बार बार गुहार लगा रहा था, परिवार ये कह रहा है कि हमने बाकायदा डाक से अपनी शिकायत जो है वो एसएसपी दफ्तर तक भेजी है। जब इतनी कोशिशें परिवार की तरफ से की जा रही थी, 1 साल से की जा रही थी, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेगा? किसी की जिम्मेदारी बनती है या नहीं? और अब क्या पूरे तंत्र को बचाने के लिए इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करके आपको लग रहा है कि आप इस मुद्दे को ख़त्म कर दोगे? ये मुद्दा जो है वो आप सीधे सीधे जो कानून व्यवस्था पर एक काला धब्बा है उसे आप हिंदू मुस्लिम का रंग देकर अलग ही मोड़ पर लेकर जाना चाहते हो। साहब गलती एहसास तो कीजिए, और ये तो गलती भी नहीं, ये तो गुनाह है। जब तक कि सिस्टम की जो नाकामियां हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ तो एक्सेप्टेंस की कोई कहना चाहिए कि दिखी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको अलग ही रंग में रंग कर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो हुआ एक मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा भी आप सुनिए। दूसरा मुद्दा मैं राजस्थान करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले को ये जानना चाहिए कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है ना, वो बेरोजगारी एक बार फिर रही है, वो बढ़ रही है ग्रामीण इलाकों में। देखिए, ये जो मौसम था, ये खरीफ का मौसम था, खरीफ की बुआई के मौसम के अंदर गांवों के अंदर क्या हुआ था, बेरोजगारी कम हुई थी, अच्छी बात है, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला। लेकिन अब जो CMI आप जानते हैं, वो सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, वो आंकड़े जारी करता है के बेरोजगारी के, तो उसकी तरफ से बताया गया कि साहब बेरोजगारी दर जो है वो बढ़कर 7.1% पहुंच गई है इस हफ्ते में, 19 वाले हफ्ते का जो उन्होंने आंकड़ा दिया। और ये बढ़ी है। पिछले 12 जुलाई वाले हफ्ते में जो बेरोजगारी दर थी वो 6% थी, ये ग्रामीण इलाकों के लिए थी, ठीक है। तो अब CMI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि खरीफ की गांवों के अंदर अब मौसम बारिश का है, मॉनसून, बाढ़ आ रही है, तो ऐसे में गांवों में अब रोजगार का संकट बढ़ सकता है, और उसका ये पहला अनुमान है जो मिलना शुरू हो गया है। 12 जुलाई वाला हफ्ता जब खत्म हुआ, उसके मुकाबले इस 19 जुलाई वाले हफ्ते में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ गई है। 6.34% थी 12 जुलाई वाले हफ्ते, अब 19 जुलाई हफ्ते तक बढ़कर ये 7.1% हो गई है ग्रामीण इलाकों में। वहीं शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों के अंदर देखिए मामूली दर्ज की जा रही है बेरोजगारी में, ये 9.92% से घटकर 9.7 है। और ये क्योंकि अभी भी जो हमारे फॉर्मल सेक्टर्स है ना, वो उस तरीके से रोजगार शहरी इलाकों में भी नहीं पैदा कर पा रहे जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 25 मार्च मतलब लॉकडाउन पहले
की, अभी उतना बुरा हाल हमारा नहीं है, क्योंकि उस समय तो करीब 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर थी ना देश में, तो अभी उतना ख़राब हाल नहीं है। ये एक अच्छी खबर है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो राजस्थान से लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देखती हूँ किस तरीके के कॉमेंट्स मुझे मिल रहे हैं अभी तक। तपन दास कह रहे हैं दीदी फांसी देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं तपन दास साहब, लेकिन मैं बस इतना यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोग जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं, वारदात होती है ना, बहने लगते हैं। मुझे लगता है हमको गौर करना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि भाई आप हर चीज़ का हल जो है वो इनकाउंटर नहीं हो सकता ना, इनकाउंटर करके आप अपने आप कहीं ना कहीं फैसले नहीं सुना सकते हैं। तो जो प्रक्रिया है ना, जो प्रक्रिया हमारे संविधान में बताई गई है, आप लोगों को पता है मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ संविधान के दायरे में ही बात करती हूँ, तो मैं आज भी संविधान के दायरे में ही बात करूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि साहब एक सिस्टम है हमारे देश में, ज़रूरी है कि हम उस सिस्टम को गति दी जाए। बिल्कुल सही बात है कि साहब बरसों लग जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोर्ट के चक्कर काटते काटते आपको पता है पैरों की जो चप्पल हैं, जूतियां जो हैं वो घिस जाती हैं। 8-8 आंसू रोई निर्भया की मां हम सब। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब इस देश के अंदर कसाब जैसे आतंकवादी का सिस्टम के तहत निपटारा हो सकता है, खात्मा किया जा सकता है, तो फिर अपने हाथ में कानून लेने की क्या जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि नजीर पे मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में ही होनी। पत्रकार विक्रम जोशी के हत्यारों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए इस पूरे मामले पर। हेलो कह रहे हैं अभिषेक राज, कैसे हैं आप अभिषेक राज जी? ये सब पॉलिटिशियन कह रहे हैं, पॉलिटिक्स तो है सर, बिल्कुल पॉलिटिक्स। बात है कि आप और हम क्यों नहीं समझते इस पॉलिटिक्स को, आप और हम क्यों चाहते हैं कि हम लोगों को जो नेता हैं वो चलाएं, वो हाँकें, वो जिस दिशा में चाहें हमें ले जाएं। अपनी विवेक, अपनी बुद्धि कहाँ चली जाती है हम लोगों की? जब मौका आता है हमारे पास चुनने का, तो फिर हम क्यों अपना दिमाग किनारे रख देते हैं और हम क्यों दिखावे के पीछे चले जाते हैं? वो कहते हैं ना भाई दिखावे पे मत जाओ, लगाओ। तो मुझे लगता है जागरूक नागरिक हैं हम लोग, और अगर आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं एज अ सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पर, तो फिर किससे शिकायत करें? फिर तो सबसे पहले खुद ही को चेक करना चाहिए ना हम लोगों को। पहले अपने गिरेबान में हम सबको झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरे की तरफ उंगली उठानी चाहिए। ऐसा मुझे, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा, हाय रोमाना लिख रहे हैं मुझे, हेलो मैम। लगातार इस तरीके के हाय हेलो नमस्ते जी, जय श्री राम। धीर कुमार हाय मैम लिख रहे हैं, राम राम जी। विजेंद्र मलिक लिख रहे हैं, अच्छा हेलो मैम। यतीश यादव लिख रहे हैं। अच्छा ये देखिए, पुलिस के पास जाओ तो इनकाउंटर कर देने की धमकी दे रही है, ये लिख रहे हैं ऐश्वर्या चौबे। नहीं, आपकी ये टेक हो ऐश्वर्या जी की पुलिस के पास जाओ तो इनकाउंटर की धमकी देती है। बात यह है कि ये जो मामले सामने निकल कर आए पर मैं चर्चा कर रही हूँ, विक्रम जोशी का हो या फिर वो अमेठी वाली महिलाओं का, इन दोनों मामलों में पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारी हो रही थी, हम पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। तो बात तो ये है कि पुलिस पहली जिम्मेदारी तो खुद खाकी की है कि भाई खाकी अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन सही ढंग से करे, और अगर वो नहीं कर रही है तो फिर किसी को तो कसना होगा ना। फिर खादी को एक्शन में क्योंकि भेजती है, जिम्मेदारी आपको सौंपती है, उस जिम्मेदारी को अगर आप नहीं निभाए फिर ये तो धोखा हो गया ना जनता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर राजस्थान की सियासत से है। राजस्थान में जो राजनीतिक लड़ाई थी अभी तक तो वो हाई कोर्ट में चल रही थी। कल मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो सचिन समर्थक बागी विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, और हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को कहा कि वो फैसला, साथ ही तक एक तरीके से उन बागी विधायकों को ये स्पीकर को निर्देश देते हुए, उनसे अनुरोध करते हुए कि साहब 24 जुलाई तक आप इन पर किसी तरीके का कोई एक्शन ना लें, कोई कार्रवाई ना करें। अब इस मामले में आज हुआ ये कि राजस्थान में जो स्पीकर हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी साहब, उनकी तरफ से दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का। राजस्थान की लड़ाई हाईकोर्ट से निकलकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीपी जोशी राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष, उनके लिए कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, और जो प्ली ली गई,
जो कहा जा रहा है सीपी जोशी की तरफ से, मतलब विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये तो स्पीकर का अधिकार होता है, ये तो स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो जो है सवाल पूछे, जवाब मांगे विधायकों से। इसमें कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकता है और कोर्ट हमें कैसे कह सकता है कि हम एक्शन लें या ना लें, वो भी तब जबकि अभी तक स्पीकर ने किसी तरीके का कोई फैसला लिया नहीं। तो ये अधिकार छीना जा रहा है, ये आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट है विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी की तरफ से। अच्छा, इसमें हुआ यह है आज कि इसके बाद अभी कुछ देर पहले दोपहर होते होते खबर ये भी आई कि कैबिनेट लगा सचिन गुट की तरफ से, और कैबिनेट कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है तो वो एक तरफा सुनकर किसी तरीके का कोई एक्शन ना ले। आप जब इस मामले को सुनो तो प्लीज आप हमें भी बुलाओ और हमें भी मौका दो। तो दी गई है, मतलब अभी ये लड़ाई देखिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चलती है। फिलहाल हाई कोर्ट में तो ये मामला 24 जुलाई के लिए लगा हुआ है, 24 जुलाई तक इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन आज एक और ट्विस्ट आया राजस्थान की राजनीति में, और वो आया ईडी के एक्शन से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन पता है आपको किस पर हुआ? मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, आज सीधे ईडी ने मुख्यमंत्री राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर छापे। जी हाँ, अग्रसेन गहलोत जो है वो राजनीति में नहीं है, लेकिन अग्रसेन गहलोत जो है वो खाद का बीज का बिजनेस करते हैं, और ईडी ने उन पर छापेमारी की, उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की। बताया जा रहा है उनके कुछ और ठिकाने हैं, वहां पर भी छापेमारी की है। जो पूरा मामला है वो है दरअसल पोटैश का, ये पोटैश घोटाला है, और जांच में ये सामने निकल कर आया कि ये दरअसल 2007 से 2009 के बीच हुआ घोटाला है। ये घोटाला जो है वो डीआरआई ने 2012-13 में ही देख लिया था। इसमें ईडी जो है वो जांच कर रही थी। अब अचानक से जिस तरीके से ईडी की ये छापेमारी हुई है ना, उसके बाद टाइमिंग को लेकर एक बार फिर सियासी आर पार बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाहिर सी बात है ये कहा जा रहा है कि साहब ये एक और दबाव की रणनीति केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की तरफ से आ रही है राजस्थान सरकार करने के लिए, क्योंकि पहले ही जिस तरीके की कार्रवाई हुई थी, पहले भी आपने देखा इसी पिछले एक हफ्ते के दौरान जब से राजस्थान के अंदर ये सियासी संग्राम छिड़ा है, तो जो सीएम है अशोक गहलोत, उनके 2 करीबियों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा उनके बेटे हैं वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। अच्छा, मुख्यमंत्री के करीबियों पर आईटी की छापेमारी हुई थी। वैभव गहलोत के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके यहाँ ईडी ने जाकर छापेमारी की थी। इसके अलावा ओएसडी भी है ना, सैनी साहब मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के, उन्हें कल सीबीआई ने बुला लिया था। जो एसएचओ विष्णुदत्त की आत्महत्या का मामला है उस करने के लिए, उनसे भी करीब 2 घंटे तक जांच चलती रही थी। और अब आज सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई गहलोत के जोधपुर वाले फार्म हाउस पर ईडी की टीम पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर ये फर्टिलाइजर घोटाला राजस्थान का जो सुर्खियों में आ गया, सुर्खियों में इसलिए आ गया कि सीधे ईडी की तरफ से अब घेराबंदी अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत की जा रही है। तो ये राजस्थान का पूरा अपडेट के सामने रखा। अब चलते चलते लगता है एक और बड़ी खबर आज की थी, वो ये कि उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे शफीकुर रहमान बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी कि साहब बकरीद मनाने की इजाज़त सरकार को देनी चाहिए। बकरीद कैसे मनाई जाती है? बकरीद जो है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है और इसे कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। इसमें अल्लाह के लिए आप कुर्बानी करते हैं, जानवर कुर्बान किया जाता है। तो वो ये कह रहे थे कि हमें इजाज़त दी जानी चाहिए कि हम जो हैं वो नमाज पढ़ें। जैसे ईद जो होती है उसमें नमाज सुबह के समय में, और जो मेल्स हैं कम्युनिटी के वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो घर पे ही नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो वो ये कह रहे थे ईद जो है वो तो लॉकडाउन में गुजर गई थी, वो जो मीठी ईद हम लोग कहते हैं ना, सिवैयों वाली ईद, जो रोज़ों के बाद रमज़ान के महीने के बाद जो आती है, जिसमें मुस्लिम्स फास्टिंग करते हैं और फिर 30 दिन के रोज़े रखने के बाद वो ईद मनाते हैं। और ये मुस्लिम्स का दूसरा फेस्टिवल है जो बकरीद माना जाता है, कुर्बानी ईद उल अज़हा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि ये है 1 अगस्त को ये पड़ रही है, तो वो कह रहे थे कि भाई इसमें हमें इजाज़त दी जाए, हम नमाज पढ़ेंगे अपनी सामूहिक, और हम दुआ मांगेंगे ऊपर वाले से, अल्लाह से, कि भाई वो कोरोना को भगा दे। मामले पर यूपी पुलिस जो है उसकी तरफ से साफ गाइडलाइंस आ गई हैं। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, कोरोना चल रहा है,
कोरोना एक ऐसी महामारी है कि देश के अंदर आपको पता है संख्या कहाँ पहुँचने वाली है? 12 लाख को टच करने वाली है। अच्छा, एक बड़ा आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, वो आंकड़ा ये है कि सिर्फ इस जुलाई के ही महीने में, आज कौन सी जुलाई है? आज 22 जुलाई है ना? 22 जुलाई में, मतलब इन 22 दिन में ही कोरोना के आपको पता है कितने मामले सामने आ चुके हैं? 6 लाख जो मामले ऐड हुए हैं वो सिर्फ इन जुलाई के 22 दिनों में ही हुए हैं। 12 लाख के करीब हम टच करने वाले हैं। मतलब कोरोना का जो खतरा है, सोच लीजिए जरा किस तरीके। अच्छा, दुनिया में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद ही शायद हमारा नंबर आ रहा है, तो ये तो हमारे यहाँ का हाल है। और ऐसे में भी क्या कि कितनी बड़ी ये चुनौती है, ये महामारी वैश्विक महामारी है, दुनिया भर में लोग परेशान हैं कि ये वबा किसी तरीके से टले, लेकिन लोग जो है वो अजब गजब मांगे करते हैं। जिस तरीके की मांग शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से की गई थी, भी गर्मा गई, बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया, क्योंकि भाई शफीकुर रहमान बर्ग जो हैं वो कोई वो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कद्दावर नेता हैं, और वो जो कह रहे हैं उनको ये अच्छे से समझ में आता है कि उनके बयान के बाद किस तरीके की राजनीति भी होगी। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़े आराम से लॉकडाउन में अपने पर रहकर अपने घर में ही नमाज अदा करके ईद का त्योहार मनाया था। पहली बात तो यह है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं, आपको इस तरीके की मांग ही नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके की मांग शफीकुर रहमान बर्ग कर रहे थे, क्योंकि जब आप इस तरीके की मांग करते हैं तो उससे गलत संदेश जाता है। दूसरी बात यह कि आप देख रहे हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है ना, जहां से शफीकुर रहमान आते हैं उत्तर प्रदेश से, ये नॉर्थ इंडिया, यहाँ तो सावन के महीने में ना खूब कावड़ चलते हैं। उन कावड़ पर भी इस बार रोक लगी हुई है, कावड़ पर रोक है। नवरात्रे जो हैं वो भी इसी लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में बिल्कुल लोगों ने अपने घर पर अपने आप ही बनाए, किसी को नहीं बुलाया, घर में कंचके पूजने के लिए भी नहीं बुलाया, कुछ नहीं, कोई किसी तरीके का तामझाम कर ही नहीं रहा है। तो फिर आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो, जिससे लोगों में एक तरीके से दोहराव पैदा हो। बहुत अटपटी लगी, हैप्पी, बहुत ही सही फैसला यूपी पुलिस की तरफ से ले, क्लैरिटी आ जाए, इसी तरीके का रिफ्ट है वो किसी में बढ़े ना। भाई सही बात है, ये समय नहीं है आप जो हैं वो आम दिनों की तरह निकलें घरों से बाहर और एक साथ जुटें और सामूहिक त्योहार मनाएं। आपको तो पता है महाराष्ट्र के अंदर जो गणेश उत्सव है, महाराष्ट्र का बड़ा त्यौहार है, वो भी नहीं मनाया जा रहा है इस बार पंडालों में गणेश जी की मूर्ति जो है, गणपति की स्थापना नहीं की जाएगी। इस बार सामूहिक तौर पर गणेश पूजा नहीं की जा रही है, गणेश उत्सव नहीं मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप देखिए कि जो रथ यात्रा थी इस बार जगन्नाथपुरी में, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ निकाली गई। अच्छा, अमरनाथ यात्रा जो है उस रोक लगा दी गई है ना, नहीं हो रही है इस बार अमरनाथ यात्रा। तो ये ज़बरदस्ती के मुद्दे बनाना, ज़बरदस्ती में लोगों का जो ध्यान है वो भटकाना असली मुद्दों से, ये बिल्कुल बेकार की बात है, बेकार की राजनीति है। तो प्लीज़ ईद मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन अपने घर पर रहकर मनाइए, अपने घर पर ही नमाज अदा कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि साहब ईद की नमाज आप घर पर ही पढ़ें। हाँ, वैसे मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि शफीकुर रहमान ये राइट जोड़ रहे थे, बार बार बर्ग साहब कह रहे थे जो फैसला लेगी सरकार वो हम मान लेंगे। हाँ, कह रहे हो ये खुद ही कि जो फैसला सरकार लेगी वो हम मान लेंगे। तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप उस पद पर बैठकर इस तरीके के गलत मैसेज दे रहे हो, ये मांग ही आप क्यों कर रहे हो? साफ तौर पर लगता है ना कि आप एक राजनीतिक मांग कर रहे हो, आप जानबूझकर एक टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हो, आप सरकार जबरदस्ती का एक ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हो जहां पर आप कहो देखो जी ये ऐसी सरकार है, ये जो है मतलब आप दिखाना चाहते हो एक पूरी कम्युनिटी को कि ये जो सरकार है, ये देखो तुम्हारा त्योहार जो है वो तुम्हें नहीं मनाने दे रही है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना। इस तरीके का फैसला इसी योगी सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर किया है। वहीं अमरनाथ यात्रा वो नहीं हो रही है इस बार। जगन्नाथपुरी में मैंने आपको बताया कि पुरी में जो रथ यात्रा होती है वो भी बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ की गई है। महाराष्ट्र का मैं वहां पर जो सामूहिक पंडाल जिस तरीके से सजाए जाते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो जब सब बदल, वो इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती कोरोना की है। तो साहब आप, मैं बस इतना कह रही हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दा नहीं मुझे कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि कल की जो बड़ी खबरें होंगी ना उस पर आपसे बात करूंगी। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है मेरा ये इंटरेक्शन जो मैं आपसे करती हूँ। कोई और स्पेशल मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अच्छा हाँ, चलते चलते मैंने सोचा था एक खबर आपको और बताऊँगी, वो ये
सोने की कीमतें, अरे भाई ज़बरदस्त उछाल सोने की कीमतों में आ रहा है। 50,000 से ऊपर सोना टच कर चुका है। सोचिए आप कहाँ जाकर रुकेगा। 50,000 से ऊपर सोना टच किया है, इमेजिन कर सकते हैं आप। चलिए कल मुलाकात होगी।